देखो बच्चों, तो आज अपन बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल होता क्या है। देखो, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया कि कोई भी मटेरियल के अंदर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाना। क्या लाना? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाना किसी भी मटेरियल के अंदर। देखो, कोई भी मैटर है वो जो बच्चों एटम से मिलकर बना होता है, और कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन होता है। अगर अपन देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर, एटम्स के अंदर देखेंगे तो बच्चों देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास ऑर्बिटल मोशन है। और अपने को पता है बच्चों कि अगर ऑर्बिटल मोशन होता है तो ऑर्बिटल करंट आता है, और जहां भी करंट आएगा वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का जनरेशन होगा। तो देखो, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट में है तो उसके पास एक परमानेंट एंगुलर मोमेंटम रहता है ड्यू टू रोटेशन। तो देखो, उसको अपन स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। देखो, ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, उसके पास खुद का मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट आता है उससे 1000 टाइम्स जो है स्मॉलर होता है। इसीलिए अपन इस न्यूक्लियस का जो मोमेंटम होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखो, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड और जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है, और एक और टर्म को अपन बाद में डिफाइन करेंगे, उसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये दोनों टर्म को लेकर के बच्चों में बहुत कंफ्यूजन आता है, बहुत ज्यादा। तो देखो, अगर अपन बात करें मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो इसको अपन एच से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एच से ना, एच से दिखाते हैं। तो देखो, अगर मान लो कि ये जो मार्कर है ये एक मटेरियल है, इसके अंदर अपने को लाना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अपन क्या करेंगे, इस मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। तो जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अब कोई भी जो मटेरियल है उसको रखते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए, मतलब वो मटेरियल जो है मैग्नेटाइज हो जाए। क्या हो जाए? मैग्नेटाइज हो जाए। तो जिस फील्ड में, जिस एक्सटर्नल फील्ड में अपन उसको रखे हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखो, अगर अपन अगर मान लो कि वो मटेरियल जो है मैग्नेटाइज हो गया, तो उसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा सम ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। क्या होगा? देखो, इसको अपन यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई मटेरियल जो है मैग्नेटाइज हो गया, अगर कोई मटेरियल जो है मैग्नेटाइज हो गया, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बच्चों, वो बनेगी H इज इक्वल टू B बाई म्यू नॉट माइनस आई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हो तो ये एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे मिल रहा होगा। देखो, अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो अपने को देखो, जो बी मिल रहा होगा, बी मिल रहा होगा, वो मिल रहा होगा म्यू एच, ठीक है, प्लस म्यू इंटू आई। ये मिल रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो, तो याद रखना, यहाँ म्यू नॉट होगा ना, यहाँ म्यू नॉट लिख लो, ठीक है। तो देखो, अगर आप मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हो, मटेरियल के अंदर, ये क्या है? ये है, ये जो बी मैं लिखा हूं, ये जो मैं बी लिखा हूं बच्चों, ये जो बी है, ये जो है, इसको अपन बोलेंगे रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, या इसी को लिख दो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। लिखोगे? जो यहाँ आई है, जो यहाँ आई है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको अपन आगे देखेंगे कि ये होता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो,
अगर आप इसको देखोगे, ये जो है, ये जो म्यू नॉट लिखा हूं इंटू आई, ये है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। देखो यहां नोट लिख लो, यहां जो नोट लिखोगे, इसको बी को कैसे लिख सकते हो? बी को लिख सकते हो म्यू इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई। ये है, ये जो म्यू इंटू एच है वो क्या है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, या इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है। अगर इसी एक्सप्रेशन को बच्चों, इसी एक्सप्रेशन को अपन कोई भी मटेरियल ना हो, इफ नो मटेरियल इज देयर, अगर कोई मटेरियल ना हो, कोई मटेरियल जो है ना हो, अगर वहां कोई मटेरियल नहीं है, अगर इसी एक्सप्रेशन को अपन लिखना चाहते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो 0 आएगा। तो अपन H को कैसे लिख सकते हैं? H को आप लिखोगे तो H को लिखोगे यहाँ, तो देखो कैसे लिखोगे। यहाँ जो H लिख रहे होगे आप, उसको कितना लिखोगे? देखो जो H लिखोगे इस बार इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट लिखोगे ना, बी बाई म्यू नॉट लिखोगे। देखो अगर कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं है बच्चों, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो 0 होगा। देखो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखें, अगर क्या करें? फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखे छोटा सा डी एच, तो डी एच की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अपन जानते हैं आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट। देखो बी बाई म्यू नॉट लिखा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये आएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये आएगा, ये जो आएगा ये आएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या आएगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर एक बार मैग्नेट के लिए लिखे तो, अगर फॉर बार मैग्नेट लिखते हैं, अगर बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिखा है, तो उसको कैसे लिखें? मान लो कि एक बार मैग्नेट है, आइसोलेटेड बार मैग्नेट है, इसका एक पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ m है। अगर अपने को r डिस्टेंस पे इसके चलते फील्ड लिखना है तो क्या लिखते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। तो देखो, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो यहाँ जो बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन म्यू नॉट। चलो यहाँ से देखो क्या कट हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल। तो अपन अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बार मैग्नेट के लिए देखें तो देखो कितना आ रहा होगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड फॉर बार मैग्नेट आ रहा होगा, देखो कितना आ रहा होगा? m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्या रहा होगा? m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे m क्या है बच्चों? यहाँ जो m है ये है पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट। क्या है? पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट। तो अपन बात कर रहे थे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं? S से डिनोट करते हैं, और उसको अपन एक और नाम देते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर करंट कैरिंग कंडक्टर छोटा सा पार्ट लेकर के लिखे तो इतना आएगा, और बार मैग्नेट के केस में लिखे हैं तो जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो इतना आ रहा होगा। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। किसकी बात करने जा रहे हैं? अब अपन बात करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इसको अपन आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अपन आई से डिनोट करते हैं। देखो होता क्या है कि अगर अपन जैसे ही किसी भी बार मैग्नेट को
या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटाइज करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है कि उसके अंदर जो है टॉर्क जो है अपने आप को, जो जितने भी डोमेन्स रहते हैं उस पर टॉर्क लगने लगता है। वो टॉर्क जो है अपने आप को, टॉर्क की वजह से जितने भी डोमेन्स हैं वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। देखो तो होता क्या है कि वहां पे एक इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का जनरेशन हो जाता है। तो लिख लो स्टेटमेंट में लिख लो कि व्हेन अ मटेरियल, लिख लो व्हेन ए मटेरियल is placed in external magnetic field, external field लिख रहा हूं बच्चों, external magnetic field, torque acts on atomic dipole। होगा क्या, torque acts on atomic dipoles, टॉर्क एटॉमिक डाइपोल्स पे लगना चालू हो जाता है एंड ट्राइज टू अलाइन, क्या करता है, कोशिश करने लगता है अलाइन इट पार्शियली, या तो पार्शियली अलाइन कर देता है या फुल्ली अलाइन कर देता है इन द डायरेक्शन of applied field, in the direction of applied field। इसी बात को मैं आपको समझाया कि अगर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो एक टॉर्क का जनरेशन होता है जो एटॉमिक डाइपोल्स को क्या करता है, पार्शियली या फुली अलाइन कर देता है अप्लाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे जो इंड्यूस डाइपोल का क्रिएशन होता है, इसको अगले पॉइंट में लिखो, when material is placed in field, जैसे ही मटेरियल को अपन फील्ड में प्लेस करते हैं बच्चों, then induced dipole moment per unit volume, induce dipole moment per unit volume of that material is known as intensity of magnetization। उसको क्या बोलते हैं, is known as intensity of मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं, ये बोला जाता है। देखो है क्या कि जैसे ही अगर मैग्नेटिक मटेरियल को अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो होता है इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का क्रिएशन होता है, और जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप कैसे लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को लिखोगे m/v। क्या लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ, तो इसको लिखोगे m/v। देखो अगर अपन इसको बार मैग्नेट के केस में लिखा, अगर इसकी यूनिट देखोगे तो देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो यूनिट होती है वही सेम होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का यूनिट। तो यहाँ बात करते हो यूनिट की, तो यूनिट जो होगा वो एम्पियर पर मीटर आएगा। क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर आएगा। अगर मान लो कि एक बार मैग्नेट के केस में आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाह रहे हो बच्चों, कि अगर एक बार मैग्नेट है उसके केस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखते हो फॉर बार मैग्नेट। आप एक बार मैग्नेट के केस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखना चाहते हो। मान लो कि एक बार मैग्नेट है जिसका लेंथ जो है L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो
तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखोगे तो m इज इक्वल टू एम बाई वी। इस केस में m लिखोगे डाइपोल मोमेंट तो क्या होता है m इंटू एल, इसका पोल स्ट्रेंथ जो है कितना है m है, तो यहाँ लिखोगे m इंटू एल। और v को क्या लिखो, वॉल्यूम को क्या लिखो, वॉल्यूम को लिखोगे a इंटू एल, तो यहाँ लिखोगे तो m इंटू एल डिवाइडेड बाई a इंटू एल, ये कैंसिल, तो m बाई a। तो अगर एक बार मैग्नेट के केस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखते हो तो उसका वैल्यू आता है पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है यहाँ पे m क्या है, यहाँ जो m है ये है पोल स्ट्रेंथ, क्या बच्चों, यहाँ m जो है ये पोल स्ट्रेंथ है, और a क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार मैग्नेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार मैग्नेट। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब अपन एक और टर्म की बात करते हैं, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी। क्या बात करते हैं, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी। देखो यहाँ लिखते हैं, अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसको अपन एक्सएम से दिखाने जा रहे हैं। किससे दिखाने जा रहे हैं, एक्सएम से दिखाने जा रहे हैं। देखो ये क्या होता है, ये जो पहला बात कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो याद रखना फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, for paramagnetic and diamagnetic materials intensity of magnetization is directly proportional to मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। याद रखना मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखो याद रखना कि अपने को पता है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, जिसको अपन मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं। इसको अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश करें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H लिखा जा सकता है। देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन जैसे ही हटाओगे तो I को एनी कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ उस कांस्टेंट का नाम लिख रहा हूँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो इसको H से दिखा रहा हूँ, XM। तो देखो यहाँ XM की वैल्यू निकालोगे तो दिस डिवाइडेड बाई H, क्या लिखोगे, यहाँ लिख दो H। देखो ये आ रहा हुआ। अगर यहाँ ऑब्जर्व करें बच्चों तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर, और जो H का होता है वो भी होता है एम्पियर पर मीटर। तो ये जो वैल्यू होगा ये कांस्टेंट आ रहा होगा, अपन बोले भी हैं कि ये एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। देखो ये बताता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होगा। क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स, लिखो ये बताता है, इट रिप्रेजेंट द ease of मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, कितनी आसानी से कोई मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है, वो अपन एक्सएम से दिखाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो याद रखना कि अगर एक्सएम की वैल्यू ज्यादा है, अगर एक्सएम की वैल्यू ज्यादा है बच्चों, तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज होगा इजिली, मैग्नेटाइज्ड इजिली, वो मटेरियल जो है इजिली मैग्नेटाइज होगा। याद रखना जब एक्सएम की वैल्यू ज्यादा है
तो वो जो है जल्दी मैग्नेटाइज होगा। अगला पॉइंट है कि अगर एक्सएम की वैल्यू 0 है बच्चों, तो नो मैग्नेटाइजेशन, लिख लेना, नो मैग्नेटाइजेशन इन वैक्यूम, नो मैग्नेटाइजेशन इन वैक्यूम। एक और बात याद रखना, एक्सएम की वैल्यू जो है वो बच्चों पॉजिटिव होती है पारामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। किसके लिए? पारामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। क्या होता है? पारामैग्नेटिक मटेरियल। जो एक्सएम की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। ये जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो होता है बच्चों डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल, अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो एक्सएम की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब अपन जा रहे हैं बात करने मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको अपन म्यू से दिखाते हैं। या अपन इसको एक और हेडिंग डाल सकते हैं कि एक्सएम और म्यू के बीच में रिलेशन दिखाने जा रहे हैं। तो जो मन हेडिंग डाल लो, मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बात करने जा रहा हूं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की, जिसको अपन म्यू से दिखाते हैं। या आप इसके और हेडिंग डाल सकते हो रिलेशन बिटवीन एक्सएम एंड म्यू, लिख लो। या मैं लिख देता हूं वी आर गोइंग टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सएम एंड म्यू। चलो, हमने देखा बच्चों कि जो h की वैल्यू होती है, देखो जो h होता है वो क्या होता है? b बाई म्यू नॉट माइनस आई, ये होता। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हो तो ये वैल्यू जो है देखो इतना आ रहा होगा, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। तो यहाँ b को लिखोगे तो देखो म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट आई आ रहा हुआ। h क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या है? एक्सटर्नल फील्ड। चलो, अगर अपन देखे थे एक और रिलेशन है, चूंकि I जो है I जो होता है वो होता है एक्सएम इंटू एच। तो I को यहाँ रिप्लेस करो। जैसे ही I को रिप्लेस करोगे तो B की वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट इंटू एच प्लस एक्सएम एच। और देखो अगर आप इसको लिखते हो B को, तो ये तो किसी मटेरियल में है, तो इसको लिखोगे तो म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एक्सएम एच। देखो यहां से आप अगर कंपेयर करना चाहो तो क्या कंपेयर कर सकते हो? यहाँ म्यू नॉट भी आएगा, यहाँ म्यू नॉट छूट गया बच्चों, लिख लो यहाँ म्यू नॉट भी आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? यहाँ म्यू नॉट भी आ रहा होगा। चलो एच 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 कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन निकाला 1 प्लस एक्सएम। क्या रहा है? इतनी वैल्यू आ रही होगी। देखो मैं इसको यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो म्यू की वैल्यू है बच्चों वो आ रहा है म्यू नॉट इंटू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चलो ये आ रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो चलो अपन एक और बात जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो देखो अगर यहाँ से म्यू आर जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है उसको लिखोगे 1 प्लस एक्सएम, तो ये रिलेशन अपने को मिल गया। देखो जो म्यू आर है वो यहाँ लिख लो क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। देखो ये क्या बताता है? ये बताता है कि डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी पेनेट्रेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या मेजर करता है? ये जो है वो ये बताता है
it measures the degree to which any magnetic material, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है बच्चों, वो कितना पेनिट्रेट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से। इट मेजर द डिग्री टू विच एनी मैग्नेटिक मटेरियल इज पेनिट्रेटेड बाय द फील्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो, अगर इसके यूनिट की बात करोगे तो जो यूनिट होगा बच्चों, उसको आप क्या लिखोगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको लिखोगे वेबर पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम पर मीटर। तो देखो, इससे कटा, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही होगा वेबर डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। तो ये इसका यूनिट आ रहा होगा। तो देखो, अपन म्यू आर देखें, अगर म्यू आर को देखोगे तो ये डायमेंशनलेस है। क्या है? डायमेंशनलेस एंड इट्स नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है बच्चों। ठीक है, याद करिएगा। चलो एक और छोटा सा लॉ पढ़ते हैं जिसको क्यूरी ने दिया था। क्या दिया था? क्यूरी ने एक लॉ दिया था जिसको अपन बोलते हैं क्यूरी लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूरी लॉ। चलो इसको देख लेते हैं कि क्यूरी लॉ क्या होता है। क्यूरी का लॉ क्या होता है बच्चों, इसको अपन देखते हैं। देखो, अपन जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, जो रेंडमाइजेशन है एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट का, वो बढ़ जाता है। क्या होता है? रेंडमाइजेशन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये चीज बढ़ जाएगी। इसके चलते होगा क्या कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी घट जाएगी। मतलब इंटेंसिटी ऑफ, इसको लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटाइजेशन होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको अपन आई बोलते हैं, ये घट जाएगा। ये क्या होगा? घट जाएगा। तो इसके चलते क्या होगा? बी को भी घटना पड़ेगा। जैसे बी घटेगा बच्चों, तो जो एक्सएम की वैल्यू है वो क्या होगा? वो जो है घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्यूरी का लॉ ये बताता है कि, लिख लो यहाँ पहले क्यूरी का लॉ। Curie's law states that far away from saturation, ठीक है, जो एक्सएम होता है ऑफ एटम, एक्सएम फॉर पैरामैग्नेटिक एटम लिख लो। ठीक है, एक्सएम फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल is inversely proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एक्सएम को अपन लिखेंगे, क्या लिख लो, अपन एक्सएम को क्या लिखेंगे? जो एक्सएम है बच्चों उसको लिखूंगा C/T। यहाँ C क्या है? C को अपन बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? क्यूरी कांस्टेंट। जो T है वह क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखना, एक टर्म डिफाइन होता है क्यूरी टेम्परेचर। क्या डिफाइन होता है? या क्यूरी पॉइंट। याद रखना, एक टर्म डिफाइन होता है
वो होता है क्यूरी पॉइंट या क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट या क्यूरीज टेम्परेचर। तो याद रखना द टेम्परेचर at which ferromagnetic material becomes paramagnetic is known as क्यूरी पॉइंट या क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरी पॉइंट या अपन उसको क्यूरीज टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो वैसा टेम्परेचर जहाँ पे पारामैग्नेटिक मटेरियल जो है, सॉरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है पारामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? उसको अपन बोलते हैं क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर। देखो यहाँ आप लिखोगे तो लिखो आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर एक्सएम का जो वेरिएशन होता है वो है सी डैश डिवाइड बाई टी माइनस टी सी। ये जो है वो वेरिएशन आता है। यहाँ पे टी सी जो है ये है क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर। क्या होता है? क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर होता है। देखो यहाँ सी डैश जो है ये कांस्टेंट है। क्या है? यहाँ सी डैश जो है एक नया कांस्टेंट है। क्या बच्चों? नया कांस्टेंट है। यहाँ नोट में याद कर लो कि जो क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट जो होता है, क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट होता है फॉर, देखो पहला कुछ जैसे आयरन हुआ, आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर होता है बच्चों वो होता है 1043 केल्विन। जो दूसरा है बच्चों वो है कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। इसके लिए जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो होता है 1394 केल्विन। जो तीसरा एलिमेंट है वो है निकल। क्या है? निकल। तो निकल के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर होता है बच्चों वो होता है 6 इतना।